हर माँ बाप की चाह होती है कि उनके बच्चे लायक बने। लेकिन संतोष जी और उनके पति की नजर में लायक होने की परिभाषा कुछ और ही थी। सरकारी नौकरी वाला बेटा उनके लिए हीरा था और दूसरा बेटा बस बोझ। इस सोच ने धीरे धीरे एक ऐसे भेदभाव को जन्म दिया जिसने पूरे परिवार की नींव हिला दी। संतोष जी के दो बेटे, बड़ा बेटा एक प्राइवेट नौकरी करता था और छोटा बेटा एक सरकारी अफसर था। संतोष जी और उनके पति की नजर में उनका बड़ा बेटा किसी लायक नहीं था और छोटा बेटा लायक था, क्योंकि उसे एक सरकारी नौकरी मिल गई थी, वो भी ऊंची रैंक की। इसलिए जिस दिन से छोटे बेटे की सरकारी नौकरी लगी थी, संतोष जी और उनके पति का झुकाव अपने छोटे बेटे की ओर ज्यादा हो गया था। उनके मन में ये बात बैठ गई थी कि उनका छोटा बेटा ही उनके काम आएगा। उन्हें इस बात पर थोड़ी भी शर्म नहीं आती थी। खुल्लम खुल्ला दोनों बेटों में वो भेदभाव करते थे। संतोष जी और उनके पति हर वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने छोटे बेटे की तारीफ में लगे रहते। वो जहां भी जाते या जो कोई भी उनके घर आता, हर वक्त बस छोटे बेटे का गुणगान करते रहे। बड़े बेटे का कभी जिक्र भी नहीं करते थे। यहाँ तक कि कभी कभी मोहल्ले वाले और रिश्तेदार भी बोल देते थे कि आप लोगों की बातों से साफ पता चलता है कि आप लोगों का झुकाव छोटे बेटे की तरफ ज्यादा है। ये गलत है। जब आपके दो बेटे हैं तो दोनों को बराबर प्यार दीजिए। दोनों अपना कमा खा रहे हैं। आप ये सोचिए कि दोनों अपने पैरों पर खड़े हैं, पर उन्हें इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता था। संतोष जी और उनके पति अपने छोटे बेटे के प्यार में इतने ज्यादा पागल हो चुके थे कि उन्हें लगता था बस छोटे बेटे की शादी ही पहले कर दो, क्योंकि छोटा बेटा बहू ही उन्हें स्वर्ग के दर्शन करा सकते हैं, क्योंकि वो एक सरकारी अफसर जो है। लेकिन कुछ समाज के नियम कानून और कुछ रिश्तेदारों के दबाव के कारण उन्होंने अपने बड़े बेटे की शादी की। बड़ा बेटा भले ही एक प्राइवेट नौकरी करता था, पर ऐसा नहीं था कि उसकी तनख्वाह कम थी। हाँ, ये जरूर था कि छोटा बेटा सरकारी अफसर था, तो उसकी तनख्वाह उनके बड़े बेटे से ज्यादा थी और रौब भी ज्यादा था। और इसी बात का माँ बाप को घमंड हो गया था। उन्होंने ये कभी नहीं देखा कि उनका छोटा बेटा कितना बदतमीज होता जा रहा है और साथ ही साथ चरित्रहीन भी होता जा रहा है। उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि उनका छोटा बेटा जहाँ रहता है, वहां उसने एक नौकरानी रखी हुई है जिसके साथ उसके नाजायज संबंध हैं। खैर, उन्होंने बड़े बेटे की शादी कर दी और बड़ी बहू के रूप में कामिनी उनके घर में आई। कामिनी भी बहुत ही अच्छी, पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी, पर उसके सास ससुर की नजर में उसकी कोई अहमियत नहीं थी, क्योंकि उनके लिए तो उनका बेटा ही मायने नहीं रखता था, तो बहू की क्या हैसियत थी। और ये बात उसकी समझ में कुछ दिनों में ही आ गई। दोनों भाई एक ही शहर में नौकरी करते थे, लेकिन फिर भी छोटा भाई कभी बड़े भाई से कोई मतलब नहीं रखता था। शादी के बाद जब तक कामिनी ससुराल में रही, उसने देखा कि दिन भर उसके सास ससुर बस अपने छोटे बेटे का ही राग अलापते रहते हैं। कभी बड़े बेटे के बारे में कुछ नहीं बोलते, ना ही बड़ी बहू के बारे में। उसके सास ससुर हर वक्त कहते रहते थे कि बस अब जल्दी से छोटी बहू आ जाए तो हम गंगा नहा लें। हमारी छोटी बहू तो हमें पलकों पर बिठा के रखेगी। और पता नहीं क्या क्या, जो अभी आई भी नहीं थी उसके गुणगान किया करते थे। और जो घर में उनके सामने आ चुकी थी उसकी कोई कद्र नहीं थी, बल्कि हर वक्त उसका अपमान किया जाता था। कामिनी शादी के बाद करीब 2 महीने तक अपने ससुराल में रही, लेकिन सास ससुर का व्यवहार बहुत ही खराब था। वो उसे ताने मारते थे और उसके पति की बेइज्जती भी करते रहते थे, जो कि कामिनी को किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं था। कभी कभी वो पलटकर जवाब भी दे दिया करती थी। खैर, 2 महीने के बाद वो अपने पति के पास चली गई और इन सब चीजों से छुटकारा मिल गया, क्योंकि उसका पति स्वभाव का बहुत ही अच्छा था और उसका बहुत ख्याल भी रखता था। वो दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। कामिनी की शादी के बाद उसके सास ससुर अपने छोटे बेटे के लिए रिश्ता खोजने लगे। उनके हिसाब से उनका छोटा बेटा तो हीरा था, तो उसके लिए हीरा बहू ही चाहिए थी, जो हर तरह से सर्वगुण संपन्न हो और साथ ही बहुत सारा दहेज भी लेकर आए। इस खोजबीन में 5 साल निकल गए
लेकिन उनको छोटी बहू नहीं मिल पाई, क्योंकि उन्हें अपने हीरे बेटे के लिए कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही थी। आखिरकार जब उन्हें ऐसा लगा कि अब कहीं ऐसा ना हो कि उनका हीरा कोयला में बदल जाए, तो उन्होंने समझौता करके एक जगह शादी कर ही ली और छोटी बहू घर में आ गई। आते ही छोटी बहू समझ गई कि वो और उसका पति सास ससुर के लिए सब कुछ है। छोटी बहू ने सोचा, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। अब तो वो जो चाहेगी वही इस घर में होगा, क्योंकि सास ससुर तो पहले से ही उसके पति के गुलाम हैं और सिर्फ उसके पति के बारे में ही सोचते हैं। बड़े बेटा बहू कभी कभी माँ बाप के पास आते थे, तो उनका एक हफ्ता भी रहना माँ बाप को भारी लगने लगता था। इसलिए उन्होंने घर जाना भी काफी कम कर रखा था। छोटे बेटे बहू की शादी के बाद माँ बाप ने सोचा कि अब हम लोगों की जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है। दोनों बेटे क्योंकि एक ही शहर में रहते हैं, तो क्यों ना हम लोग भी वहीं शिफ्ट हो जाएं। अभी तक दोनों बेटों ने अपना घर नहीं खरीदा था, तो माँ बाप ने ये सुझाव दिया कि एक काम करते हैं, इस घर में ताला लगाकर छोड़ देते हैं, कभी कभार आया करेंगे और कुछ खेत बेचकर एक बड़ा घर ले लेते हैं, जिसमें सब साथ में रह लेंगे। उसके बाद कामिनी के सास ससुर ने कुछ खेत बेचे और एक बहुत बड़ा घर उस शहर में ले लिया, जहां उनके दोनों बेटे रहते थे। और फिर वो और उनके दोनों बेटे बहू एक ही घर में साथ साथ रहने लगे। अब जब सबको एक घर में ही रहना था, तो वाद विवाद तो होना ही था। अब कामिनी और उसकी देवरानी में अक्सर वाद विवाद हो जाता था, क्योंकि सास का झुकाव छोटी बहू की ओर ज्यादा था और सास ससुर उसी का साथ देते थे। कामिनी अकेली पड़ जाती थी। कामिनी का एक बेटा भी था, जिसकी देखभाल करनी होती थी, लेकिन सास ससुर चाहते थे कि कामिनी घर भी संभाल ले, जो कि संभव नहीं था। कामिनी कहती, इससे तो अच्छा हम अकेले रहते थे, तो इतनी टेंशन तो नहीं थी। सास ससुर ने कहा, क्यों नहीं, जाओ अकेले रहो और कोई जिम्मेदारी मत लो। कामिनी बोली, जिम्मेदारी मैं नहीं लेती या आप लोग नहीं लेते, क्या कभी आपने पोते को 2 मिनट के लिए भी खिलाया है? देवरानी भी हर वक्त कामिनी के ऊपर हावी रहती थी, क्योंकि सास ससुर उसके साथ देते थे। और इसके कुछ वक्त के बाद देवरानी भी गर्भवती हो गई। जब से देवरानी गर्भवती हुई, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए कामिनी की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ चुकी थी। और कामिनी को ये बात भी समझ में आ चुकी थी कि सास ससुर ने जानबूझकर एक घर में दोनों को रखा है, ताकि उनकी छोटी बहू की खातिरदारी की जा सके। लेकिन जब कामिनी गर्भवती थी, तब तो सास ने उसे पूछा भी नहीं था। उसके माता पिता ने ही सब कुछ किया था। और अब जब छोटी बहू गर्भवती है, तो उसे सिर पर बिठाकर रखा जा रहा है। कामिनी को ये सब सोचकर बहुत गुस्सा आता था। खैर, जब से छोटी बहू गर्भवती हुई थी, उसका पति घर पर कम वक्त ही बिताता था और अपनी नौकरानी के साथ ज्यादा वक्त बिताता था, जिसको कि उसने एक अलग घर में रखा हुआ था। छोटी बहू को शक होने लगा और एक दिन उसे पता चल ही गया कि उसके पति का उसकी नौकरानी के साथ नाजायज संबंध है, जो कि बड़ी बहू पहले से जानती थी और उसके सास ससुर भी जानते थे। अब तो घर में बहुत बड़ा हंगामा हुआ। उसने अपने माता पिता को बुला लिया और काफी तमाशा हुआ। उसके माता पिता ने दो चार बातें बड़े बेटे को भी सुना दी। तो कामिनी ने कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को कुछ बोलने की? आपका दामाद क्या करता है, ये आप, आपके बेटी दामाद और आपके समधी जाने। हमें इससे कोई लेना देना नहीं, समझे? आपका दामाद कोई दूध पीता बच्चा नहीं है कि उसे पता नहीं सही क्या है और गलत क्या है। और ना ही हमसे वो सब कुछ बात बताकर करता है, ना ही हमने उसका ठेका लिया हुआ है। कोई भाई किसी भाई की गलती के लिए जिम्मेदार नहीं होता। वो तो हमसे बात तक नहीं करता, तो खबरदार जो अपने दामाद की बदतमीजी के लिए मेरे पति को कुछ बोला। क्या मेरे पति से पूछकर आपने अपनी बेटी की शादी की थी? और अब तक तो आपकी बेटी बहुत महारानी बनी फिरती थी अपने पति के रौब में। अब क्या हुआ? खैर, जैसे तैसे करके वो मामला नौकरानी को कुछ पैसे देकर खत्म कर दिया गया। इतनी बेइज्जती होने के बाद भी सास ससुर की नजर में छोटा बेटा बहू हीरा थे, और ऊपर से वो गर्भवती थी, उनके कुल का असली वारिस जो आने वाला था। अब तो कामिनी घर की नौकरानी बन चुकी थी
क्योंकि छोटी बहू को तो दिन भर आराम करना होता था। ऊपर से सास ससुर के ताने भी। कामिनी को भी अपना घर, परिवार और बच्चा देखना पड़ता था। इसलिए कामिनी ने कहा, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैं जैसे पहले रहती थी वैसे ही रहूंगी। कामिनी की सास ने कहा, ठीक है तो फिर जा और रह किराए के घर में। कामिनी बोली, अरे वाह, मैं किराए के घर में क्यों रहूंगी? ये घर क्या किसी के पैसों से खरीदा गया है? जी नहीं, ये घर पुश्तैनी खेतों को बेचकर खरीदा गया है, जिसमें मेरे और मेरे पति का भी बराबर का हिस्सा है। बहुत सुन चुकी मैं आप लोगों की बकवास, अब और नहीं। इस घर में 2 फ्लोर हैं। एक फ्लोर आपने किराए पर दे रखी है। मैं कल ही उसे खाली करवाती हूँ। मेरा परिवार उसमें रहेगा। तो कामिनी की देवरानी चिल्लाने लगी, ऐसे कैसे तुम एक फ्लोर पर कब्जा कर लोगी? तो कामिनी बोली, क्यों, दूसरा फ्लोर तो तुम्हारा है ना? क्या पूरा घर तुम ही रखोगी? कामिनी की सास ने कहा, ऐसे कैसे तुम एक फ्लोर ले लोगी मेरे रहते? अभी इस घर की मालकिन मैं हूँ। तो कामिनी बोली, आप इस गुमान में मत रहिएगा कि अब तक आपकी बकवास सुनी तो आगे भी सुनती रहूंगी। हाँ, पहले जिस घर में मैं रहती थी वो आप लोगों का बनाया हुआ था। उस पर आप लोगों का हक था। पर ये आपने पुश्तैनी खेत को बेच कर लिया है। और भले ही अपने नाम पर लिया है, फिर भी हम लोगों का बराबर का हक है। देखते हैं आप कैसे हमें यहाँ से निकाल देती हैं। मैं किसी किराए के घर में नहीं जाने वाली। भगवान से डरिए। 2 बेटों में इतना भेदभाव करते हैं आप। कल को भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे आप लोग? कामिनी ने जब से घर के नीचे वाले फ्लोर में रहने की बात की थी, तब से घर में बहुत हंगामा मचा हुआ था। कामिनी के पति ने बोला, चलो हम फिर से किराए के घर में चलते हैं। तो कामिनी बोली, नहीं, हर बार हमने अपना हक छोड़ा है, अब और नहीं। जितना हक तुम्हारे भाई का है उतना ही तुम्हारा भी है। पर तुम्हें कुछ मिलता नहीं, क्योंकि तुमने कभी अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाई। पर अब ये सोचो कि तुम्हारा एक बेटा भी है। अपना हक तो तुमने खोया ही। क्या अपने बेटे का हक भी तुम छोड़ोगे और तुम्हारी छोटे भाई के बच्चे ऐश करें? ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। कामिनी की सास ससुर को समझ में आ चुका था कि कामिनी अब झुकने वाली नहीं है और अपना हक लेकर रहेगी। कामिनी की देवरानी बोली, और मम्मी पापा, उनको मेरे सर पर डाल जाओगी? वो क्या सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है? तो कामिनी ने बोला, बिल्कुल नहीं। मम्मी पापा हमारे साथ रहेंगे और जीवन भर रहेंगे। मैं कभी भी नहीं कहूंगी कि मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगी। लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता है, अभी तुम गर्भवती हो और तुम्हें मम्मी पापा की जरूरत है। तो तुम उन्हें किसी भी कीमत पर मेरे साथ नहीं आने दोगी। और उसके बाद तुम्हारा बच्चा होगा तो कम से कम जब तक वो 5-6 साल का नहीं हो जाएगा, तब तक तुम्हें मम्मी पापा की जरूरत रहेगी। तब तक भी तुम उन्हें मेरे पास नहीं आने दोगी। लेकिन हाँ, उसके बाद तुम्हें उनकी जरूरत नहीं रहेगी और तुम हमेशा के लिए उन्हें मेरे पास छोड़ दोगी। लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं हमेशा उनकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ। कामिनी ने सास ससुर से बोला, आप लोग चाहें तो मेरे साथ रह सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब मैं आपके छोटे बेटे और बहू की जिम्मेदारी नहीं उठाने वाली। मैं आपके बड़े बेटे की तरह नहीं हूँ जो आपके हर अत्याचार को सहती रहूंगी। कामिनी के सास ससुर ने कहा, नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। और देवरानी ने भी बोला, जी नहीं मम्मी पापा मेरे साथ रहेंगे। कामिनी ने बोला, वो तो मुझे पता ही है। मम्मी पापा तो इस गुमान में है कि तुम और देवर जी जिंदगी भर इन लोगों का ख्याल रखोगे। पर असलियत तुम भी जानती हो और मैं भी। जरूरत खत्म होने के बाद दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दोगे तुम लोग इन्हें, और इनका सारा गुमान धरती पर आ गिरेगा। खैर, जब तक ये तुम्हारे साथ रहना चाहें तो रह सकते हैं। उसके बाद कामिनी अपने पति के साथ नीचे वाले फ्लोर पर शिफ्ट हो गई। उधर देवरानी ने भी एक बेटे को जन्म दिया। सास ससुर के लिए उनके कुल का वारिस आ चुका था और वो दोनों उसके बच्चे को बहुत प्यार करते थे और कामिनी के बच्चे की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। कभी अगर कामिनी का बेटा ऊपर चला जाता तो वो लोग तुरंत उसे नीचे भेज देते और बोलते, तू उसके साथ नहीं खेल सकता क्योंकि ये बहुत अमीर बाप का बेटा है। उसके कपड़े और खिलौने बहुत महंगे हैं। तेरी औकात नहीं उसके साथ खेलने की।
ये तो बहुत बड़े स्कूल में भी जाएगा। उन सबको पैसों की बहुत ज्यादा गर्मी चढ़ चुकी थी। ऐसा नहीं था कि कामिनी गरीब थी, उसका पति भी अच्छा खासा कमाता था और कोई कमी नहीं थी। पर हाँ, देवर की जितनी कमाई नहीं थी। ये सब बातें सुनते सुनते कामिनी को एक दिन बहुत गुस्सा आया और उसने जोर से चिल्लाकर कहा, खबरदार जो अपने पैसों की गर्मी मेरे बेटे को दिखाई। मेरे बेटे को किसी बात की कोई कमी नहीं है। उसका बाप उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता है। और यदि तुम्हारे पास ज्यादा पैसे हो गए हैं तो अपने बेटे को पैसे ही खिलाओ। कैसे दादा दादी हैं आप लोग, शर्म नहीं आती? दो पोतों में भेदभाव करते हुए क्यों अपने कर्म इतने बिगाड़ रहे हो कि मरने के बाद भी आप लोगों को मुक्ति न मिले? भगवान से तो डरिए। लेकिन वो लोग पैसे के गुमान में इतने अंधे हो चुके थे कि उन लोगों को कुछ भी नहीं दिख रहा था। और देवर देवरानी चालाक तो थे ही। उन लोगों ने इस बीच चुपके से सास ससुर का पुराना वाला घर बिकवा दिया और उसके पैसों से इसी शहर में अपना एक और बड़ा घर ले लिया। अब देवर देवरानी सास ससुर को कामिनी के पास भेज देना चाहते थे, पर वो इतने चालाक थे कि उन्हें लगता था अभी इनके पास बैंक में अच्छे खासे पैसे हैं, पहले वो भी निकलवा लेते हैं, तभी इन्हें किनारे करेंगे। इसी लालच में उन लोगों ने उन्हें अपने पास रखा हुआ था और लगातार कामिनी और उसके पति के खिलाफ भड़काते भी रहते थे। कामिनी ने समझ लिया था कि सब कुछ होते हुए भी उसके सास ससुर हमेशा उसके पति और बच्चे की बेइज्जती करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि उसके पति की आय देवर के जितने नहीं है। और अब उसने ठान लिया कि वो पैसों का जवाब पैसों से ही देगी। और उसने कुछ काम करने की सोची, क्योंकि उसका बेटा भी अब बड़ा हो गया था। कामिनी बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज और कुशाग्र बुद्धि थी और शादी के पहले वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। उसने सोचा, काफी वक्त हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी। उसने अगल बगल के बच्चों से किताबें लेकर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की और अपना कोचिंग सेंटर शुरू किया, जिसमें वो इंटर तक के बच्चों को कोचिंग देने लगी। शुरू में तो कुछ कम बच्चे आए। सास और देवरानी हंसती भी थी कि वो अब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएगी, देखते हैं कौन आता है इस जाहिल के पास। लेकिन कामिनी इतना अच्छा पढ़ाती थी कि धीरे धीरे बच्चे बढ़ने लगे और 2 साल बीतते बीतते अच्छे खासे बच्चों की तादाद हो गई और कामिनी को घर में जगह कम पड़ने लगी। कामिनी ने अब पास में ही एक पूरी बिल्डिंग किराए पर ले ली और उसमें अपना कोचिंग सेंटर बना लिया, क्योंकि कामिनी का कोचिंग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और उसकी अच्छी कमाई भी हो रही थी। फिर जल्द ही उसने वो पूरी बिल्डिंग खरीद ली और देखते ही देखते कामिनी का कोचिंग सेंटर उस शहर का सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर बन चुका था। कामिनी ने काफी सारे टीचर भी रख लिए थे। कामिनी के कोचिंग सेंटर में एडमिशन के लिए लोग मुंह मांगी कीमत देने को तैयार रहते थे। कामिनी की दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो रही थी। कामिनी का पति भी अब अपनी नौकरी छोड़कर कामिनी के साथ उसके बिजनेस में इन्वॉल्व हो चुका था, क्योंकि कामिनी से अकेले वो नहीं संभल रहा था। कामिनी के सास ससुर और देवर देवरानी ये सब देखकर काफी जल भुन रहे थे। इसी तरह से लगभग 10 वर्ष बीत गए। कामिनी का बेटा अब दूसरे शहर के कॉलेज में हॉस्टल में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। कामिनी का बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था। अब कामिनी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, बल्कि उसके देवर से कहीं ज्यादा पैसे कामिनी के पास आ चुके थे। और ये बात कामिनी के सास ससुर और देवर देवरानी को भी बहुत अच्छे से पता थी। कामिनी ने सास ससुर का गुमान तोड़ दिया था। उधर कामिनी के देवर देवरानी अब तक सास ससुर को पूरी तरह से खाली कर चुके थे और अब उनके पास अपने छोटे बेटे बहू को देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उन लोगों ने साफ साफ बोल दिया, अब आप हमारे साथ नहीं रह सकते। कामिनी के सास ससुर ने बोला, ये कैसी बातें कर रहे हो? हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? तो कामिनी का देवर बेशर्मी से बोला, क्यों? क्या मैं आपका अकेला बेटा हूँ?
एक बड़ा बेटा भी तो है आपका, उसके पास जाकर रहिए। क्या मैंने आप लोगों का ठेका ले रखा है जिंदगी भर रखने का? तो कामिनी के सास ससुर ने बोला, लेकिन बेटा, हम उसके पास कैसे जाकर रहें? हमने तो अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया है, वो भी उससे छुपाकर। हमारा जितना बैंक बैलेंस था, हमारा घर, सब कुछ बेचकर तुम्हें दे दिया। और अब तुम कह रहे हो कि हम बड़े बेटे के पास रहें? ये कैसे हो सकता है? जब सब कुछ तुम्हें दे दिया है, वो भी बेईमानी से, तो अब रहेंगे भी तो तुम्हारे पास ही ना, क्योंकि तुम हमारे लाडले हो। हमने शुरू से तुम्हें ज्यादा प्यार दिया, आज तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? कामिनी की देवरानी ने बोला, अपनी ये फालतू की बकवास अपने पास रखिए। अब आप लोग हमारे किसी काम के नहीं। हमारा बेटा बड़ा हो चुका है, आपकी सारी संपत्ति हमारे पास आ चुकी है। शरीर से आप लोग किसी लायक बचे नहीं हैं। आप हमारा क्या करेंगे? हमें आपका करना पड़ेगा। अब हम इतने पागल तो हैं नहीं कि अपने सर पर फालतू का बोझ लादे रहें। इतने सालों तक आपको रख लिया, अब कुछ साल अपने बड़े बेटे बहू के पास जाकर रहिए, और यहाँ वापस आने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि ये घर भी हमने अपने नाम करवा लिया है। आपके बड़े बेटे बहू ने नया घर तो ले ही लिया है, जाकर उनके साथ आराम से रहिए। उनके पास तो अब पैसों की भी कोई कमी नहीं है, बल्कि मुझसे कहीं ज्यादा पैसे। कामिनी के सास ससुर के पास अब कोई चारा नहीं बचा था। उन्होंने अपने छोटे बेटे की तरफ देखा तो उसने अपने बेटे से कहा, जाओ दादा दादी को अपने ताऊजी के घर छोड़ दो। और उनका बेटा खींचता हुआ दादा दादी को घर से बाहर ले गया। ये वही पोता था जिसके लिए उन्होंने अपने बड़े पोते पर कभी ध्यान नहीं दिया था। आज उन्हें धक्का देकर अपने घर से ले जा रहा था। यही संस्कार मिले थे उसे, और मिलने ही थे, क्योंकि उसके दादा दादी और माँ बाप ने ये संस्कार उसके अंदर डाले थे। और दूसरी तरफ कामिनी का बेटा था, जो आज हर तरह से काबिल था और डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। कामिनी के सास ससुर अब उसके घर आ चुके थे। कामिनी ने बोला, क्यों, जो मैंने बोला था वो सही निकला ना? आप अब उनके काम के नहीं रहे तो हमारे पास फेंक दिया ना? खैर कोई बात नहीं, हम लोग आपके छोटे बेटे बहू या आप लोग जितने बुरे नहीं हैं। आप लोगों ने जो भी किया, पर हमारा फर्ज अपने माँ बाप की सेवा करना है, तो अब आप लोग यहाँ आराम से रह सकते हैं। लेकिन यदि वो सोचेंगे कि इससे मेरे मन में आप लोगों के लिए इज्जत आ जाएगी, तो वो कभी नहीं होगा। आप लोगों ने जो हमारे साथ किया है वो हम कभी भूल नहीं पाएंगे। हाँ, लेकिन आप लोगों को यहाँ किसी बात की कोई कमी नहीं होगी, इसकी गारंटी लेते हैं। और कामिनी के सास ससुर वहां रहने लगे। उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने कामिनी को सारी बात बताई कि किस तरह से उनके छोटे बेटे बहू ने उनका सब कुछ हड़प लिया और आज सब अपने नाम करवा लिया। कामिनी ने बोला, ये सब आपके कर्मों का फल है। आपके मन में बेईमानी थी, तभी तो ऐसा हुआ। उन लोगों ने हड़प नहीं लिया, बल्कि आप लोगों ने अपने बड़े बेटे बहू का हिस्सा हड़प कर उन लोगों के नाम कर दिया। आखिर उन लोगों ने कनपटी पर बंदूक रखवा कर तो सारे कागजात अपने नाम नहीं करवाए होंगे। आप लोगों ने अपनी मर्जी से किए होंगे। आप लोगों ने एक बार भी ये नहीं सोचा होगा कि इस पर आपके बड़े बेटे बहू का भी बराबर का हक है। तो बेईमानी तो आप लोगों ने की, वो लोग तो दूसरे नंबर पर आते हैं। कामिनी के सास ससुर ने बोला, हाँ, हम मानते हैं हमसे गलती हुई और हमने तुम लोगों के साथ नाइंसाफी की, पर अब हम अपने छोटे बेटे बहू को सबक सिखाना चाहते हैं। कामिनी ने कहा, वो आप जानिए, मुझे उससे कुछ भी लेना देना नहीं। हाँ, लेकिन जो कुछ आप लोगों ने बेईमानी से उन लोगों के नाम कर दिया है, उस पर मेरे परिवार का भी बराबर का हक है, और मैं मेरे बेटे का हक छीनने नहीं दूंगी। भले ही आज मेरे पास बहुत संपत्ति है, फिर भी मेरे बेटे को उसका हक मिलेगा, और वो मैं दिलवा कर रहूंगी। इसलिए नहीं कि उन लोगों ने आपके साथ गलत किया, आपके सारे पैसे लेकर आपको किनारे कर दिया, बल्कि इसलिए कि उन लोगों ने मेरे बेटे का हक मारा है, और मैं मेरे बेटे का हक दिलवा कर रहूंगी। कहकर कामिनी ने कुछ लोगों को फोन लगाया और कुछ समझाया, और बोला, जल्द से जल्द मुझे सारे कागजात चाहिए।
कुछ दिनों के बाद कामिनी ने सारे इंतजाम करके अपने देवर के घर की ओर रुख किया और वहां जाकर कहा, चुपचाप से जितनी संपत्ति और पैसे अकेले हड़प कर रखे हैं उसे वापस मम्मी पापा के नाम करो, नहीं तो तुम्हें पता नहीं मैं क्या कर सकती हूँ। तो कामिनी के देवर ने अपना रौब दिखाया। अच्छा, आपको पता भी है मैं किस ओहदे पर काम करता हूँ? कामिनी ने कहा, हाँ बहुत अच्छे से पता है, और उसका पूरा इंतजाम करके आई हूँ मैं। आज तक जितनी बेईमानियां की हैं अपने ओहदे पर रहते हुए, और जितने लोगों से नाजायज तरीके से पैसे लेकर उनका काम किया है और आय से बहुत अधिक संपत्ति अर्जित की है, उन सब का हिसाब लेकर आई हूं मैं। तो या तो सब कुछ वापस करो या तो जेल जाने के लिए तैयार रहो। और हाँ, अब मेरी भी बहुत पहुंच हो चुकी है, इतना तुम्हें तो पता ही होगा। तो सोच लो क्या करना है। कामिनी ने अपने देवर के सामने कुछ कागजात रख दिए, जिन्हें देखकर देवर के चेहरे पर पसीना आ गया, और उसने चुपचाप से समझौता कर लेने में ही अपनी भलाई समझी। और जितना कुछ उसने अपने माँ बाप से बेईमानी से हड़पा था, यह माँ बाप ने जानबूझकर उसके नाम कर दिया था। सब कुछ उसने कुछ दिनों में माँ बाप के नाम पर वापस कर दिया। अब कामिनी के पति ने अपने माँ बाप से बोला, मैंने आज तक आप लोगों से कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा था, और अब वो सही वक्त आ चुका है। आप लोगों ने पूरा जीवन मेरे साथ नाइंसाफी की, साथ ही साथ मेरे बीवी और बच्चों के साथ भी। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम आपके जैसे नहीं हैं। आप पूरे सम्मान के साथ यहाँ पर रहेंगे, ये आपका घर है। लेकिन मैं और मेरा परिवार आपको माँ बाप का वो दर्जा कभी नहीं दे पाएंगे जो आपको मिलना चाहिए। क्यों? वो आप अच्छे से जानते हैं। आज सब कुछ खोकर आप हमारे पास लौटे हैं, तो हम आपको सहारा देंगे। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिलती रहें। और हाँ, आज से वीडियो को हाइप करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स के साइड में आपको हाइप का ऑप्शन मिलेगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको पॉइंट्स दिखाई देंगे। इस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को अपने नंबर दे पाएंगे। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।